हेलो एवरीवन। हम अपनी एच पी एस सी एच सी एस का जो 2026 का अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिटेल में अच्छे से सोल्व कर रहे थे विद एक्सप्लेनेशन टिप्स ट्रिक्स एलिमिनेशन मेथड, मतलब जो भी चीज़ें लग सकती है उसके साथ हम इससे पहले वाली वीडियो में हम 20 क्वेश्चन अच्छे से कर चुके हैं। आगे करेंगे, अभी हम 21 से स्टार्ट। देखो, अभी कुछ बच्चों ने आप में से एग्ज़ाम दिया भी होगा, किसी का क्लियर हुआ भी होगा, किसी का नहीं भी क्लियर होगा। तो आप ये चेक कर सकते हो, अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर आपने दोबारा से तैयारी करनी, तो आप कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। या फिर ऐसे ही एच पी एस सी से रिलेटेड आपके या और स्टेट पी सी एस के आपके और एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, उनमें भी आपको इससे हेल्प मिलेगी कि कैसे टाइप के जो ऑफिशियल क्वेश्चंस बनते हैं, क्या पैटर्न होता है, हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना। तो देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद पढ़ने की कोशिश करो और उसका आंसर देने की कोशिश करो, फिर हम उसको आगे देखेंगे। देखो, जो आइडियलिस्टिक थ्योरी बिलीव क्या करती है, दैट कल्चर ओरिजिनेट फ्रॉम द डिवाइन इंस्पिरेशन इंस्टीट्यूट और हायर आइडियाज। तो दो चीज़ें दे रखी है, एक तो आइडियलिस्टिक थ्योरी और एक दे रखा है मेटेरियलिस्टिक थ्योरी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये क्या कह रहा है कि ये थ्योरी क्या बताएगी, फिजिकल एनवायरनमेंट क्लाइमेट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ शेप ऑफ कल्चर फर्स्ट, फिर वैदिक कल्चर डेवलप ओनली फ्रॉम रिलीजियस बिलीफ एंड वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियल कंडीशन। तो इसमें से कौन सी का सही हो सकती है? हमें ना, हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें लगता है ये बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन एग्जाम में वो ऐसे घुमा के एक दो वर्ड को पॉइंट को चेंज कर देते हैं कि हम पकड़ नहीं पाते कि कौन सी सही है। इससे आप बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे ना पी वाई क्यू इस जो हम कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, तब आप चीज़ें हो सकती है सही। तो देखो, इसमें स्टेटमेंट जो है 1 और 2 वो सही है। पहली वाली सही बोल रहे हैं कि आइडियलिस्टिक क्या मानते हैं कि हमारा कल्चर कहाँ से हो रहा है, डिवाइन इंस्पिरेशन से। सेकंड वाला जो मटेरियलिस्टिक, मटेरियल से याद रखो, मटेरियल मतलब कि हम मटेरियल चाहिए, जैसे हमें पैसा गाड़ी बंगला ये चाहिए, यानी कि मटेरियल चाहिए। ये किससे रिलेटेड? फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि वो मेन हमारे शेप करे कल्चर को। फिर क्या कह रहे हैं, जो वैदिक कल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड है, हमारे मटेरियल कंडीशन को नहीं बताते। देखो, वैदिक कल्चर ये नहीं बताता कि हाँ मटेरियल चीज़ों को अपनाओ, लेकिन वो ये तो बोलता है ना कि इनको त्यागो, आप पैसों के चक्कर में मत पड़ो, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो सिर्फ 1 और 2 सही है हमारे। वो ही देखो, क्योंकि कोई भी कल सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं बताता है। अब आप सेकंड ये क्वेश्चन पढ़ो, इसको ट्राई करने की कोशिश करो। देखो, जो हमें बरियल अर्न से अदर्न पोर्ट जो है वो साउथ इंडिया में मिले, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो अर्ली तमिल कल्चर थे उसमें रिलेशन था। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसलिए तो सीधा सीधी सी बात निकलती है, भाई तुम्हारी नॉर्थ इंडिया की कोई चीज़ साउथ में मिल रही है, यानी कि तुम्हारा वहाँ पे ऐसे कोई कनेक्शन था तभी वो चीज़ वहाँ पे गई है। सेकंड देखो, तो देखो हमारी एक लैंग्वेज की जो वर्ड है दूसरी लैंग्वेज में मिलते, उससे भी हमें यही प्रूफ होता है कि जो उनके कल्चर के कॉन्टेक्ट थे वो अच्छे थे। अब जो ये आपका थर्ड पॉइंट बनता है ना, इसमें बहुत मतलब छोटी छोटी माइन्यूट सी डिटेल है, तो आपको अच्छे से इसमें देखनी पड़ेगी। कि देखो, एक ईयर भी दे रखा है, प्रॉपर एरिया भी दे रखा है। इसमें देखो मेन क्या चीज़ लिखी हुई है, नो इन्फॉर्मेशन। जब भी ये डायरेक्ट आएंगी ना, नो इन्फॉर्मेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, पहले दो पॉइंट में आप सीधे सीधे बता रहे हो कि हाँ आपको एविडेंस मिल रहे हैं, फिर आप थर्ड में ये बोल रहे हो कि कोई इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं मिला, तो वहाँ पे जहाँ पे एकदम मेन ऐसी स्टेटमेंट आ जाए ना कि बिल्कुल ऐसा होता ही होता है या बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है, तो सीधे यहाँ पे नो लिख रखा है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो देखो, हमने ट्रिक जो अपने या क्या याद रखनी है, जो एक्सक्लूसिव या जैसे नो इन्फॉर्मेशन वाली वर्ड आए, हम उनको उनको गलत मान के चलते हैं ज़्यादातर। प्रॉपर आप अपनी नॉलेज भी लगाओगे, हर चीज़ आपने ट्रिक वगैरह लगानी है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पेज 13 पे क्वेश्चन आ रखे थे वो। ये जो आप प्रॉपर, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखना है ना कि रियल में मेरा क्वेश्चन पेपर कैसे होता है, मैंने उसकी भी वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी एक बार प्रॉपर देख सकते हो अच्छे से, अगर आपने देखना है तो। तो इसमें क्या पूछा है, जो हमारा सेक्टोरल कंपोजिशन है ना इंडियन इकोनॉमी का, उससे रिलेटेड।
क्या कह रहे हैं, देखो जो प्राइमरी सेक्टर है वो लार्जेस्ट शेयर है एम्प्लॉयमेंट में, कौन सा हो जाएगा, और लोएस्ट शेयर है जीडीपी में। तो ये सही बात होती है। प्राइमरी सेक्टर में देखो हमारे एग्रीकल्चर वगैरह आ जाती है, इसमें हमारे लोग तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं लेकिन पैसा बहुत कम आता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, ये लोवेस्ट शेयर है एम्प्लॉयमेंट में लेकिन सेकंड लार्जेस्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो ये भी सही है। फिर हमारा आता है टर्शरी, इसमें जैसे हमारी सर्विस सेक्टर वगैरह जो होते हैं ना, ये बहुत मतलब मोटा सारा पैसा टर्शरी से ही आ रहा है, और ये हमारे कई बार पहले भी क्वेश्चन बने हुए हैं इसी पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो। देखो इसमें हमारी चीज़ें पूछी हुई थी, ये होल मार्क वगैरह क्या होते हैं, तो हमारी इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा, ओनली वन। होल मार्क क्या होते हैं, ज्वेलरी पे, कि मतलब डायरेक्ट मैच करने को दे रखा था कि किससे कौन सा हो रहा है। आईएसआई मार्क एलपीजी सिलेंडर वगैरह पे मिलते हैं। एग्र मार्क ये क्या होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे इन सब में ये मैच करते बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट और इकोनॉमिक फीचर मैच करने के लिए दे रखे थे, तो इसमें हमारे ओनली टू। देखो ये वाले क्वेश्चन हमारे इस बार बहुत ज़्यादा बने थे कि ओनली टू ओनली थ्री। मान लो आपकी कोई 30 स्टेटमेंट दे रखी और आपको ये आपने सोचा कि ये पहली और दूसरी सही और आपने ओनली टू सेलेक्ट कर दिया, लेकिन आपने यहाँ के देखा कि दूसरी और तीसरी ये वो थी सही, लेकिन फिर भी आपका सही ओनली टू, तो हो सकता है कि आपने कौन सा ओनली टू लगाया है, तो वो डिपेंड करता है। इसमें क्या क्या है, पानीपत सिटी ऑफ वीवर्स है हमारा, ये हैंडलूम हब है, गुरुग्राम जो है हमारा आईटी कोऑपरेट है। ये भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हमने जब रिवीजन करा था ना, ये हमने सारी चीज़ें पता नहीं कितनी बार करी होगी कि पानीपत को क्या बोलते हैं, गुड़गांव को क्या बोलते हैं, तो सारे के सारे हमने ये सारे रिवाइज करे थे। फिर भिवानी, ये गलत दे रखा है क्योंकि एग्रीकल्चर जो मशीनरी है ना, ये फरीदाबाद ज़्यादा फेमस है। भिवानी को हम टेक्सटाइल या फिर बॉक्सिंग के लिए जानते हैं। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट हरियाणा इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल बेस मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, शुगर प्रोसेसिंग एंड फार्म मशीनरी प्रोडक्शन। तो इसके दोनों ही ये पॉइंट जो है हमारे सही है, क्योंकि हमारी मेन हरियाणा में क्या है, कॉटन की, शुगर की, फार्म मशीनरी ये सभी है, और हमारा जो स्टेट है वो केमिकल और जो कंज्यूमर गुड है वो भी बनाता है। अब हमारे हरियाणा बजट की भी हमने क्वेश्चंस लास्ट टाइम में वीडियो बनाई थी स्पेशल, देखो उससे क्वेश्चन आ रखे हैं डायरेक्ट। एस्टिमेटेड फिजिकल जो डिफिशिएंट था हरियाणा का एज पर बजट वो 2.6 था, और इफेक्टिव रेवेन्यू जो रेवेन्यू का डिफिशिएंट था वो इंक्रीज हुआ था पास्ट 3 ईयर्स से। तो सिर्फ पहला ही पॉइंट जो है वो सही है हमारा। रेवेन्यू हमारा हम देखते हैं कि ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज ही होता जा रहा है। अब देखो ये भी हमारा टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड है। मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू कम फ्रॉम स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स फॉलोड बाय स्टैंप या रजिस्ट्रेशन। तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो सही है। हरियाणा गवर्नमेंट ओन टैक्स रेवेन्यू एस्टिमेटेड इन टू इंक्रीज बाय 11%, तो ये हमारा गलत पॉइंट है। तो देखो ये आप हमेशा याद रखो, हॉलमार्क वगैरह को कैसे टिप्स के साथ हॉलमार्क हर नेकलेस यानी कि। फिर एगमार्क एग्रीकल्चर ए दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। फिर जीडीपी सेक्टर में हम याद रखेंगे कि कैसे कैसे प्राइमरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर किससे कौन सा आगे जा रहा है। आपको जनरली भी अपने हरियाणा की पता होनी चाहिए कि हमारा पैसे किस में आ रहे हैं, वर्कर किस में ज़्यादा लग रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 15 के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही पढ़ो, ट्राई करो कोशिश इसकी। लैंड यूज कैटेगरी ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो करंट फेलो लैंड, ये भी पता नहीं कितनी बार, ये तो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्टली
बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको आप मतलब ऐसे घोट के पी जाओ कि आने वाले जो और आप एग्जाम देख के आने वाले हो फ्यूचर में, वो भी पक्का ही इनके चांस है आने के। करंट फेलो लैंड, ये क्या होती है? लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 2 और मोर देन 2 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 2 साल से उसमें खेती नहीं हुई है, 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए, तो उसको हम करंट फेलो लैंड बोल देते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी गलत है। फिर अदर देन करंट फेलो लैंड इज, ये क्या हो जाती है? जो लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर, मतलब 1 से 5 साल तक ये खेती नहीं करी हुई है इसमें। फिर ग्रोस क्रॉप, ये क्या होती है? एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर प्लस नेट सोन एरिया, मतलब हम यूँ करते हैं ना, एक साल में हमने आधे साल गेहूँ भी बोए हैं, बाजरा भी बोया उसी खेत में, तो हम वो जो काउंट करते हैं ना कि एक साल में कितनी बार उसको हमने ग्रो किया है, वो सारा। तो देखो पहला वाला पॉइंट हमारा क्यों गलत था? क्योंकि करंट फैलो जो क्या होती है? 1 साल या उससे कम, क्योंकि देखो वर्ड से ही पता चल रहा है ना, करंट फैलो यानी कि अभी करंटली में वो खाली छोड़ी हुई है। अदर देन करंट मतलब कि अभी करंट से पहले, यानी कि 1 साल तक तो हम अकरंट मान रहे हैं, 1 से 5 साल तक अदर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेशनल वाटरवेज, जो नेशनल वाटरवे 1 है वो कोटापुरम से कोलम स्ट्रेच तक है, NW2 इलाहाबाद से हल्दिया स्ट्रेच तक है, NW3 सादिया और धुबरी स्ट्रेच तक है। तो ये सारे के सारे हमारे गलत दे रखे हैं, तो इसको हम याद कर लेते हैं। देखो NW1 हमारा प्रयागराज ये से हल्दिया तक इलाहाबाद, आप ये याद रखो, मतलब आपको चलो कुछ भी नहीं आता था कि भाई कौन सा क्या है, तो ये याद रखो नेशनल वाटरवे 1 मतलब पहले नंबर पे हमारा कौन सा आना चाहिए? हम पहले नंबर पे अपनी गंगा को मानते हैं, तो पहले नंबर पे जो मेरा वाटरवे बनेगा वो गंगा से रिलेटेड होगा। प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया गंगा तक, जो भागीरथी हुगली तक है, ठीक है। फिर दूसरे हम मेन रिवर किसको मानते हैं? ब्रह्मपुत्र को, तो सदिया से डुबरी दूसरे नंबर पे, ब्रह्मपुत्र पे नेशनल हाईवे बनाया हुआ है वाटरवे का। फिर तीसरे नंबर पे हमारी आती है वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला में, कोटापुरम से कोलम। तो ऐसे हम हल्के हल्के से चीजें से याद रखो। देखो मतलब 2 हमने अपने नॉर्थ में दे दिए, तो एक हमने तीसरा क्या करा, अब लास्ट में सबसे नीचे जो साउथ का केरला है उसको दे दिया। इसको याद रखो, मतलब पढ़ो इसको, क्वेश्चन को ट्राई करो क्या हो सकता है। देखो जो अमेरिकन कॉटन है ना, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया में उसको नरमा के नाम से जानते हैं, तो ये सही है। तुर, एक जो इम्पोर्टेंट दाल होती है ना, उसको हम येलो ग्राम भी बोलते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तुर जो होती है ना, वो लाल ग्राम होती है, लाल दाल, तो दालों के नाम पे कंफ्यूजन होता है कि हम किसको क्या बोलते, तो आप इसको याद रखो। तूर कौन सी हो गई? लाल। और इसको पिजन पी भी कहते हैं, जो येलो नहीं होती है ये। चना होता है ना, चना दाल, वो येलो कलर की होती है। अब ये जो चीजें हुई है हमारी हिस्ट्री में, इनको लाइन में लगाना है। तो सबसे पहली हमारी आ जाएगी बैटल ऑफ करनाल बिटवीन नादर शाह एंड मोहम्मद शाह, 4th पॉइंट जो है हमारा। फिर उसके बाद हमारा भाई 2nd नंबर का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉर्ज थॉमस इंडिपेंडेंट किंगडम एट हासी। फिर हमारा आता है ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, ठीक है। फिर हमारा लास्ट में आएगा एनेक्सेशन ऑफ कांठियल स्टेट बाय ब्रिटिश अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे लास्ट में चीजें सब कुछ कर कुरा चुके थे, तब ये चीज आई थी। ईयर याद रखो, बैटल ऑफ करनाल थी हमारी 1739 में, नादर शाह ने मुगल को हराया था। फिर हमारे जॉर्ज थॉमस हासी 1797 से 98 आयरिश एडवेंचरर ने हासी को अपनी राजधानी बनाया था। फिर ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजगांव 1903, ये महाराष्ट्र ने हरियाणा का कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को सौंपा था। मतलब वहाँ उस टाइम पे मराठास थे और उन्होंने सारा कंट्रोल हरियाणा का ब्रिटिशर को दे दिया था, तो ये आपने याद रखना क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड हो गई। फिर हमारी कैथल एनेक्सेशन, ये उन्होंने कब्जा कर लिया था 1843 में।
देखो आपकी जो एनसीईआरटी है ना मेन ज्योग्राफी की, वो आपने याद रखनी है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह याद रखनी है, हिस्ट्री की आपने डेट वगैरह कि कौन सी लड़ाई कब हुई, ये मतलब चार्ट आप ऐसे याद करके रखो अच्छे से। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33, जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन पढ़ो और इसको ट्राई करो पॉलिटिकल की, ये चीज़ें तो हमें मतलब बहुत बेसिक है और ये आनी ही आनी चाहिए। देखो अगर एक बिल जो है वो पास कर दिया एक हाउस ने और वो दूसरे में चला गया और वो रिजेक्ट कर दिया, तब होगी जॉइंट सीटिंग, कब होगी मतलब ये बताना हमें। फिर सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, अगर डिसएग्रीमेंट हो गया है दोनों के बीच में, या फिर 3 महीने से ज़्यादा वो जो है दूसरे हाउस में रखा हुआ है बिना पास किए हुए, तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट के चांस में ये क्या कर देंगे, इसको जॉइंट सीटिंग बैठा लेंगे। मतलब एक ने पास कर दिया दूसरे रिजेक्ट कर दिया, फिर क्या कर देंगे, अगर डिसएग्रीमेंट बन रहा है तो ये 3 मंथ वाला कोई चक्कर नहीं है। ये ट्राई करने की कोशिश करो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल केस से रिलेटेड, ये तीनों के तीनों जो पेयर है हमारे सही है। जो ये खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर से रिलेटेड है। सुनील बत्रा और ये दिल्ली जो वाला 1980 वाला केस जो हमारा है टॉर्चर ऑफ प्रिजनर से रिलेटेड है। एमसी मेहता वाला, देखो ये अब तक चलो आपको नहीं आते, लेकिन अभी ये याद कर लो, अगली बार जब ये किसी भी पेपर में आएंगे ना, मान लो एक ऑप्शन यही आया और बाकी के 2 चेंज हो गए, तो आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। तो मेहता वाला एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ऐसे याद रखो, तारक मेहता का चश्मा में आते हैं ना, वो ग्रीन एडवोकेट से रिलेटेड है, मतलब अच्छे मतलब पॉजिटिव चीज़ों पे बताएंगे। ये स्टेटमेंट पढ़ो और इनका क्या हो सकता है। देखो जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये गलत है, क्योंकि ऐसी छोटी चीज़ें या जुडिशियल रिव्यू वो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ ये वर्ड, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो देख सकती है अगर कोई वोलेट कर रहा है फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल और स्टेट, हाँ तो वो सुप्रीम कोर्ट तो देख सकती है आराम से, उसको कौन रोकेगा। देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, ये तो यूं समझ लो हर पेपर में इसका क्वेश्चन बन रहा है, हर पेपर में। केशवानंदन भारती केस का, तो पहला तो एकदम सही है ये। फिर क्या कह रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी सही है। तो क्या कह रहे हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि कौन सा जो मैटर है वो उसका है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो सिर्फ इसमें सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एम्पावर्ड टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दो चेंज कर सकते लेकिन जो उसका बेसिक मेन नेचर है ना वो नहीं चेंज करेगी वो। तो आप इनको याद रख सकते हो किससे कौन से रिलेटेड है। एमसी मेहता ग्रीन एनवायरनमेंट, हुसैनरा प्रिजनर से रिलेटेड, सुनील बत्रा हमारी जेल टॉर्चर से रिलेटेड है। तो देखो अब हमारे पेज नंबर 19 के क्वेश्चंस देखते हैं। जो मोशन ग्राफ है फिजिक्स उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा साइंस है। हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो जीरो एक्सेलरेशन से रिलेटेड होता है। लीनियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद नॉन जीरो स्लोप यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे इसको। कर्व डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो पेयर 1 और जो 3 है वो सही है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, टाइम ग्राफ जीरो एक्सेलरेशन, और कर्व डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म। ये नेक्स्ट ट्राई करने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहा है, कॉपर और निक्रोम के वायर सेम लेंथ सब कुछ सेम है, तो क्या वो हीट भी सेम करेंगे, तो गलत बात है ना। अगर सब कुछ सेम है तो प्रॉपर्टी, अब हम कॉपर के वायर ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐसे, तो फिर हम निक्रोम के वो जरूरी क्या हम कॉपर के क्यों यूज़ करें, अगर कुछ चेंज ही नहीं हो तो हम निक्रोम के भी यूज़ करें ना उसी लेवल में जिस लेवल में हम कॉपर के करें, तो ये गलत हो जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं,
अगर कंडक्टर को हम डबल कर दे और टाइम को हाफ कर दे तो जो वो प्रोड्यूस है वो डबल हो जाएगा। तो ये बात सही है। ये वाले क्वेश्चन को पढ़ के सही करने की कोशिश करो। फिर क्या कह रहे हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्या कह रहे हैं, मिक्स करेंगे हम कंसंट्रेटेड नाइट्रेट एसिड को वाटर में, तो हम हमेशा वाटर मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये गलत है कि हमें स्लोली डालने, ये हमेशा जरूरत नहीं है। देखो मस्ट ऑलवेज आ गया ना, तो ये इसको गलत बना रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉर डाइल्यूशन सोलवेंट इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये सही है कि अगर मेरे को डाइल्यूट करना है ना तो मेरे को उसमें सोल्यूट मिलाना पड़ेगा, सोलवेंट। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कुछ एक फॉर्मूला आपको पक्का हमेशा ही याद होना चाहिए, इसने भी हमेशा उठा के पूछे। देखो आपको ये पेपर करके क्या समझ में आया, या हमें पूरी हिस्ट्री पूरी साइंस नहीं रटने की नीड है, जो बार बार इन PYQ में आ रहे हैं हमने बस वही टॉपिक करने हैं। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये जनरल चीज है केशवानंदन भारती की, मतलब ये हर बार उठा के चीजें आ रही है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म्स, ये गलत है हमारा। सेकेंड, बेकिंग पाउडर जो है वो सोडा एसिड फायर के काम में यूज आता है, जो फायर को बुझाने में। फिर वॉशिंग सोडा, ये रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये भी सही है। तो देखो जो हम ब्लीचिंग पाउडर का सही फॉर्मूला एक तो ये होता है, प्लस इसका जर्म फ्री वाटर के लिए होता है, ये सही नहीं है। देखो एसिड की सेफ्टी हमेशा कैसे याद रखनी है, A to W, कि एसिड को वाटर में डालना होता है, जो हमारा भी क्वेश्चन आया था। और ये सारे फॉर्मूले याद रखते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही अपने इसको सेव कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और मतलब आपको जो भी सजेशन या कुछ भी चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या हेल्प चाहिए, किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ओके, बाय बाय।